बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की और हमने एटॉमिक मासेस देखे थे और मोल पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग बात करते हैं किसकी? एवरेज एटॉमिक मास की। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। आज हम लोग एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे, आज हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे और आज मैं आपको वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट सिखाऊंगा कि वो क्या होती है और कैसे हम लोग उसकी गलत डेफिनेशन, बहुत फेमस है मतलब हर जगह हर किताब में, उसकी सही डेफिनेशन पढ़ेंगे और वो जो गलत डेफिनेशन है वो कैसे आ गई वो भी देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास की। तो देखो, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है ए, इसके दो आइसोटोप हैं। पहला आइसोटोप है लेट सपोज A15, यानी कि एक ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास है 15 और एक ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास है 70। और मैंने आपसे कहा इसकी नेचर में परसेंटेज है 70% और इसकी नेचर में परसेंटेज है 30%। राइट? तो आप मुझे एवरेज एटॉमिक मास बताओ एलिमेंट का। अब एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है? देखो, अगर आपके पास केवल 15A ही होता, राइट, तो आप एवरेज कैसे लेते? सर आपके पास कितने एटम है ए के वो बता दो, उनका मास ऊपर लिख दूंगा और नीचे नंबर ऑफ एटम लिख दूंगा। राइट? जैसे अगर मान लो 5 एटम है तो 15 इंटू 5 और अपॉन नीचे टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए। राइट? ठीक है। लेकिन अब क्या है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं। राइट? यानी कि एक आइसोटोप डिफरेंट मास का है, दूसरा आइसोटोप डिफरेंट मास का है और दोनों की परसेंटेज भी अलग अलग है। अगर 50-50 भी होती तो भी मैं एवरेज ले लेता कि भाई 15 प्लस 17 अपॉन 2 कर देता। राइट? लेकिन इनकी परसेंटेजेस भी क्या है? अलग। तो इनके लिए एक नया फॉर्मूला निकाला गया एवरेज एटॉमिक मास का। वो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ ए इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। अभी लिख लो, फिर मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। प्लस परसेंटेज ऑफ ए, जैसे कि यहां पर जो था वो A15 था ना और यहां पर 17 था, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन 100। ये है आपका एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज मेरे से किसी ने क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको दे रखा है सपोज क्लोरीन। अब क्लोरीन के दो आइसोटोप है, पहला है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। ठीक, देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग ऐसे लिखा होता है, जैसे क्लोरीन 35 ऐसे भी लिख सकता है वो, है ना, क्लोरीन 35 ऐसे भी लिख सकता है और क्लोरीन 35 ऐसे भी लिख सकता है। सबसे सही ये है, ठीक है, जो मैंने यहां लिखा इस तरीके से। सबसे गलत सेकंड वाला है जो मैंने यहां लिखा, ठीक, और बीच का है आपका क्लोरीन 35। तो फिर जब सबसे गलत है तो लिखा क्यों? बताने के लिए कि भाई ऐसा भी लिखा हो तो कंफ्यूज ना होना, लगाया ना टिक। ठीक है ना? अब कभी कभी कोई चीज, गलत चीज फेमस हो रही है तो भाई हो रही है, अब क्या कर सकते हैं उसमें, तो अब आप वैसे ही पढ़ो। अब लड़ना थोड़ी है हमें इतने सारे लोगों से, हमें तो एग्जाम निकालना है, क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ जाना है। तो इसलिए चलने दो जैसे चल रहा है। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। मैंने आपसे कहा लेट सपोज नेचर में क्लोरीन 35 जो है उसकी परसेंटेज है 75.53 और क्लोरीन 37 की परसेंटेज है 24.47। ये इन दोनों की परसेंटेजेस दे रखी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा बताओ मुझे कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। राइट? तो कैसे निकालेंगे? जो अभी फॉर्मूला सीखा था बिल्कुल उसी को लगाना है और उसी से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या था? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू पहले क्लोरीन का मास दैट इज 35 इंटू उसकी परसेंटेज दैट इज 75.53, दूसरे क्लोरीन का मास दैट इज 37 इंटू उसकी परसेंटेज दैट इज 24.47 अपॉन 100। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35.5 U, जो आपका क्लोरीन का मास होता भी है। तो एक्चुअली जो आप क्लोरीन का मास पढ़ते हो वो क्लोरीन का मास नहीं होता, वो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होता है, जो उसकी परसेंटेजेस निकालकर फिर उससे निकाला गया है। ठीक है,
तो ये किसकी बात थी, एवरेज एटॉमिक मास पर किस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है। तो ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन हो गया। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन और बनता है, देखो उसको भी। अब की बार वो क्या करेगा, वो आपको एवरेज एटॉमिक मास दे देगा, राइट, और आपसे परसेंटेजेस पूछ लेगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, नाइट्रोजन occurs in nature in the form of two isotope with atomic mass 14 and 15 respectively. If average mass या average atomic mass of nitrogen is 14.0067, what is the percentage abundance of the two isotope। दोनों आइसोटोप की आपको परसेंटेज अबंडेंस बतानी है। बड़े ध्यान से देखना, देखो आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। आपको एएएम दे रखा है, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, कितना है 14.0067, राइट। ये क्या हो गया आपका एएएम, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे कह रहा है नाइट्रोजन अकर्स इन टू आइसोटोप जिनके एटॉमिक मास है 14 और 15, यानी कि आपको पहले का मास पता है लेकिन आपको उसकी परसेंटेज नहीं पता, आप एक्स मान लो कि उसकी परसेंटेज क्या है, एक्स। दूसरे का आपको मास पता है लेकिन उसकी परसेंटेज नहीं पता है, लेकिन आपको यह तो पता है टोटल परसेंटेज हमेशा 100 ही होती है। तो अगर आपने एक की मान ली एक्स, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी सर 100 माइनस एक्स, तो ये हो गई 100 माइनस एक्स अपॉन 100, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1400.67 इक्वल्स 14x प्लस 1500x माइनस, सॉरी 1500 ओनली माइनस 15x। तो ये हो जाएगा 14x माइनस 15x माइनस x, और 1500 अगर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 99.33, माइनस से माइनस कैंसिल, x आ गया 99.33, और x किसको माना था मैंने 14 वाले की परसेंटेज, तो यानी कि जो नाइट्रोजन 14 है उसकी नेचर में परसेंटेज कितनी है, इतनी 99.33। तो नाइट्रोजन 15 की परसेंटेज कितनी हो जाएगी सर 100 माइनस 99.33, ये कितना हो जाएगा 40 60, ये हो गया 0.67। तो इस तरीके से आप किसी की भी आइसोटोपिक अबंडेंस निकाल सकते हो नेचर में, अगर आपको एएएम दे रखा हो तो, राइट। ये थी आपकी एवरेज एटॉमिक मास की बात। अब बात करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास की। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, या फिर जिसको हम लोग इफेक्टिव मोलर मास भी बोलते हैं, इफेक्टिव मोलर मास, मैं शॉर्ट में इसको ईएमएम लिखूंगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर इफेक्टिव मोलर मास। इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ये होता क्या है। तो इट इज द मास ऑफ, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर, 1 मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या है, आपके पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होंगी आपकी बात, राइट, गैसेस होंगी, कंपाउंड्स होंगे, राइट, है ना, कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे आयरन हो गया, आयरन का एक आइसोटोप, आयरन का दूसरा आइसोटोप, ऐसा नहीं होगा, वो एलिमेंट में था। अब क्या होगा, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होंगी, उनका मिक्सचर होगा। अगर मैंने आपको 1 मोल गैस का मिक्सचर दे दिया, यानी कि किसी के 0.5 है, किसी के 0.4 है, कुछ कुछ हैं किसी किसी के, और सबका मिक्सचर मिलाकर जो टोटल मोल्स कितने हैं 1 मोल, तो जब मैं उस 1 मोल मिक्सचर का मास निकालूंगा तो जो आएगा दैट विल बी नोन एज इफेक्टिव मोलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसको भी एग्जांपल से भी समझेंगे, राइट।
इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बहुत फेमस है कि इट इज अ एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर, जो मैंने ऊपर लिखी दिया है, बट ये भी डेफिनेशन लिखी होती है। ठीक है, ऊपर लिखी दिया है मैंने एवरेज मॉलिक्यूलर मास, पर फिर भी लिख लो। ठीक, अच्छा अब देखो सबसे सिंपल कैसा क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले। अभी तो हमने इसका फॉर्मूला देखा ही नहीं ना क्या होता है, लेकिन एक फॉर्म मतलब बिना फॉर्मूला देखे भी एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैसा? जैसे हम लोगों ने अभी वहां पर किया था, परसेंटेजेस दे रखी थी और आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना था, क्योंकि एटम्स की परसेंटेज दी थी। अगर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज दे दूं, राइट, और आपसे कह दूं कि आपको परसेंटेज दे रखी होगी, आप मॉलिक्यूलर मास में मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां से जो चीज आएगी दैट विल बी नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर मास, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास पॉल्यूटेड एयर है, ठीक, उसमें कुछ मोलर कॉम्पोजिशन दे रखी है, उसमें कुछ मोलर कॉम्पोजिशन दे रखी है, जैसे O2 प्रेजेंट है आपकी 16%, N2 प्रेजेंट है आपकी 80%, CO2 प्रेजेंट है 3% और SO2 प्रेजेंट है 1%। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास बता दो, AMM बता दो। ठीक, कैसे करोगे? कुछ नहीं सर, जैसे पहले सिखाया था आपने वैसे ही कर देते हैं। कैसे? पहले की परसेंटेज इंटू पहले का मास, दूसरे की परसेंटेज इंटू दूसरे का मास, तीसरे की परसेंटेज इंटू तीसरे का मास, चौथे की परसेंटेज इंटू चौथे का मास अपॉन 100, राइट। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया? 16 32, 16 48, 51, ये हो गया 4, 22, 0, ये हो गया 2, 1, 3, ये हो गया 64 अपॉन 100। इसको ऐड कर लीजिए, 8, 4, 9, 2। एक बार चेक भी कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो। तो 29.48 आ गया आपका इसका मिक्सचर का मास, राइट। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन जो शायद ही पूछा जाए, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन इफेक्टिव मोलर मास पर कुछ बहुत ही अच्छे और प्यारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस में थोड़े वीडियोस के बाद भी आपको कुछ करवाऊंगा, जिसमें मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ना और मिक्सचर एनालिसिस जब मैं सिखाऊंगा उसके बाद के क्वेश्चंस होंगे वो। तो आपको हो सकता है किताबों में यहीं पर मिल जाए वो कुछ क्वेश्चन, मतलब इसी टॉपिक में, बट हम वो बाद में कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। पर ईएमएम पर और भी बहुत सारी बातें होती हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। जैसे मानो मेरे पास मिक्सचर में दो चीजें थी, ए और बी, ए और बी का मेरे पास मिक्सचर है, तो मुझे पता है एन ए कितना होगा सर, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कर दोगे तो एन ऑफ ए आ जाएंगे, यानी कि मोल्स ऑफ ए आ जाएंगे। मैंने कहा बेटा मोल्स ऑफ बी कितने होंगे? आपने कहा सर वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मैं एन ए प्लस एन बी निकालूं, इंडिविजुअली मोल्स तो क्या थे, एन ए अलग थे एन बी अलग थे, तो अगर मैं आपसे पूछूं एन ए प्लस एन बी क्या होगा, तो आप क्या ये बोल दोगे कि टोटल वेट अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट? तो हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि ये ठीक है, बट एक्चुअली में ये चीज गलत है। ऐसा क्यों? बेटा मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, वो हमेशा किसी स्पीसीज का होता है, किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी एटॉमिक वेट, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, राइट। किसी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट का मतलब ही है किसी मॉलिक्यूल का वेट। एटॉमिक वेट का मतलब ही है किसी एटम का वेट। आप दो एटम के मिक्सचर के वेट को मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोल सकते, एटॉमिक वेट नहीं बोल सकते हो। तो फिर क्या करें सर, मोल्स तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ही होता है, तो अब यहां पर मॉलिक्यूलर वेट कैसे लेकर आए मिक्सचर का? मैंने कहा अभी आपने ईएमएम सीखा था ना, यहां पर वो लगाओ, मतलब एम ए प्लस एम बी की जगह इफेक्टिव मोलर मास लगाइए, अब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिक्सचर के लिए मॉलिक्यूलर मास डिफाइन नहीं होता, लेकिन इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छी बात है। तो यहां से अगर ईएमएम का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एन ए प्लस एन बी।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया। तो इसका मतलब ईएमएम का मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स, ये हो गया आपका ईएमएम का फॉर्मूला। ये पहली चीज हो गई, ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से रट लेंगे, ये बड़ा काम का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब Na और Nb को मैं खोलकर क्या लिख सकता हूं, WA अपॉन MA, और NB को लिख सकता हूं WB अपॉन MB, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके एलसीएम ले पाकर सब कुछ हम ईएमएम का एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो आपके बहुत काम आएगा, NA-MA प्लस NB-MB अपॉन Na प्लस NB। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स में लगेगा, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट। EMM is equals to NA-MA plus NB-MB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है भाई, ठीक। अगर आपको मोल फ्रैक्शन का ज्ञान है, अगर नहीं है तो आप इसको अभी यहीं छोड़ दीजिए, आगे हम इसको दोबारा से देख लेंगे एक और बार, ठीक है, जब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे। लेकिन जिसको थोड़ी सी भी मोल फ्रैक्शन की नॉलेज है वो इस फॉर्मूले को किसी दूसरे तरीके से भी देख सकता है। क्या? जिसको नहीं आता मोल फ्रैक्शन वो बिल्कुल चिंता ना करें, हम पढ़ेंगे आगे मोल फ्रैक्शन तब समझ लेंगे, अभी मोल फ्रैक्शन का कोई रोल नहीं है, बस मैं आपको इस फॉर्मूले को दिखा रहा हूं, आप इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, जब मोल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जब भी मेरे पास लिखा हो 2+3/5, तो इसका मतलब क्या होता है, 2/5 प्लस 3/5, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूं Na-Ma अपॉन Na प्लस NB प्लस NB-MB अपॉन Na प्लस NB, सब बिल्कुल सही बात है। और Na अपॉन Na प्लस NB क्या होगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और NB अपॉन Na प्लस NB क्या होगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, ईएमएम का एक नया फॉर्मूला और लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। ये ईएमएम का एक और फॉर्मूला हो गया, बड़ा ही कीमती फॉर्मूला। हालांकि जिसको ये नहीं समझ में आया उसके लिए सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकलवाऊंगा मैं, बिल्कुल टेंशन ना लें, बस ऐसा भी एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक, तो अब मेरे पास ईएमएम के 3 फॉर्मूले आ गए, एक ये और एक ये। चलिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। कैलकुलेट ईएमएम ऑफ a gaseous mixture containing 1 mole O2 and 1 mole CO2। 1 मोल O2 एंड 1 मोल CO2। तो आपको क्या बताना है, इसका ईएमएम बताना है। तो ईएमएम का भी फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है ईएमएम का फॉर्मूला, पहले कंपाउंड के मोल्स दैट इज 1 इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 32, दूसरे के मोल्स दैट इज 1 इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 44 अपॉन टोटल मोल्स यानी कि 1 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 32 प्लस 44 अपॉन 2, ये हो गया 6, ये हो गया 7 अपॉन 2, ये हो गया 38। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल पर चलते हैं। अब देखो इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको क्या कहते हैं, ईएमएम दे रखा होगा, 2 कंपाउंड दे रखे होंगे, उनके मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही होंगे, एक के मोल्स दे देगा, दूसरे के निकलवा लेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ईएमएम का फॉर्मूला लगाना, दूसरे के एक्स मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएंगे, राइट। अब मैं आपको कॉम्पिटेटिव अप्रोच दिखाता हूं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ईएमएम ऑफ a gaseous mixture, EMM of a gaseous mixture containing O2 and CO2 in a X ratio Y, is
34। ठीक है, आपके पास दो गैसियस मिक्सचर है, यानी कि O2 और CO2 के, वो जो है वो आपस में मिक्स कर रहे हैं X रेशियो Y में। ये क्या है, मोलर रेशियो है, और उनका EMM दे रखा है आपको 34। तो कैलकुलेट देयर EMM when they are present in Y ratio X molar ratio। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको EMM दे रखा है ना, ठीक है, यानी कि 34 आपको EMM दे रखा है, और आपको मोलर रेशियो भी दे रखा है, X रेशियो Y में वो मिक्स हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो भाई, पहले के मोल्स दैट इज X इंटू पहले का वेट दैट इज 32, CO2 का वेट दैट इज 44 इंटू उसके मोल्स दैट इज Y अपॉन टोटल मोल्स दैट इज X प्लस Y। सही है, यहां से इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 34x प्लस 34y इज इक्वल टू 32x प्लस 44y। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 10y, तो x इज इक्वल टू 5y आ गया। ठीक, यहां से x और y में आपका एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब कह रहा है अगर वो y रेशियो x में मिक्स करें तो क्या होगा, तो फिर से निकालो EMM। अब की बार वो y रेशियो x में मिक्स कर रहे हैं, यानी कि 32y प्लस अगला क्या है 44x अपॉन x प्लस वाई। राइट, अच्छा x की वैल्यू y के टर्म में आप पुट कर सकते हो, तो कर दीजिए 32y प्लस 44 इंटू 5y अपॉन x की जगह 5y करेंगे, नीचे हो जाएगा 6y। y से y कैंसिल, ये कितना हो गया 32 प्लस 220 अपॉन 6 दैट इज 252 अपॉन 6 दैट इज 42। तो आपका EMM कितना आ गया, 42 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, अब मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाता हूं, एक इस क्वेश्चन को करने की एक दूसरी ट्रिक। एक तो तरीका ये बिल्कुल साफ साफ मेथड हो गया, ये आपका सदाबहार है, हमेशा लगेगा। ट्रिक एक खास तरीके की है, क्या कि जब भी आपको X रेशियो Y का EMM दे रखा हो और आपसे Y रेशियो X का पूछा हो, याद रखना केवल इसी में वैलिड है। अगर 2y रेशियो x दे रखा हो, x रेशियो 2y पूछा हो तो नहीं है भाई, ऐसे किसी में नहीं लगेगी। केवल x रेशियो y दे रखा हो और y रेशियो x पूछा हो, और जनरली चांस इसी को पूछने के होते हैं। तो कैसे निकालोगे, पहले का EMM जो कि दिया होगा प्लस दूसरे का EMM जो कि निकालना है, और दोनों के मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि O2 प्लस CO2 के मॉलिक्यूलर वेट। बस इतना ही करना है। मैंने कहा हाँ, तो पहले का कितना दे रखा था सर 34, दूसरे का निकालना था, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32, अगले का मॉलिक्यूलर वेट 44, सॉल्व कर लो, x आ जाएगा आपका 42। बस हो गया, हाँ हो गया, इतना ही था। राइट, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाइएगा। क्वेश्चन लिखिए, EMM ऑफ gaseous mixture containing O2 and CO2 in X ratio Y molar ratio is 38. Calculate EMM when they are present in 2y ratio x। ठीक, सिंपल है, पहले आपने y रेशियो x किया था, अब आपने 2y रेशियो x कर दिया, तो नए फॉर्मूले में 2y इंटू मास ऑफ O2 प्लस 44 इंटू मास ऑफ CO2 कर देना, मतलब 44 इंटू x कर देना, और अपॉन जो x प्लस वाई रहता है वो तो रहेगा ही, और फिर उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, कुछ आंसर आएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर 36 है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इतना आना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखो, एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको। जैसे मानो आपके पास दो आइसोटोप है, आइसोटोप 1
और आइसोटोप 2। ठीक है, और इन दोनों का आपको एवरेज एटॉमिक मास भी दे रखा है, और आपको किसी एक आइसोटोप की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। जो अभी हमने मतलब दूसरा तरीका सीखा था एवरेज एटॉमिक मास में, उसकी मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूं। जैसे आपको परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 निकालना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे एवरेज एटॉमिक मास मॉड के अंदर माइनस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2। 1 का निकालना है तो एवरेज एटॉमिक मास में से 2 का माइनस कर देना। मॉड इसलिए लगाया, अगर माइनस में आए वैल्यू तो उसको अपने आप प्लस मान लेना, यानी कि बड़े में से छोटा घटाना है आपको। और अपॉन मॉड में I2 का मास माइनस I1 का मास, ये मोलर मास है, एटॉमिक मास है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक, हो सकता है शायद समझ में ना आया हो, इनटू 100 मैं आपको समझाता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। ये ट्रिक है, बाकी पुराना जो आपने सीखा है वो हमेशा लगेगा, बट इससे क्वेश्चन ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं अभी एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन at NTP were found to weigh 1 gram. Calculate volume of ozone in the ozonized oxygen. सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल दिया है, पुराना जेई का क्वेश्चन है ये, देखते हैं। देखो आपसे कह रहा है कि आपके पास ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब आज से अब आपको पता होना चाहिए। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन को अगर मैं ओजोन के साथ मिक्स कर दूं, O3 ओजोन, O2 ऑक्सीजन, तो इसको बोला जाता है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा आपसे कह रहा है आपके पास ये 672 ml है मिक्सचर, किसका? O3 प्लस O2 का। इसका मास आपको दे रखा है 1 ग्राम। ठीक है, तो ये तो आपको 672 ml का मास दे रखा है ना। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आप पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? सर आपको ml दे रखा है, आप 22.4 से डिवाइड दे दीजिए, आपको मोल्स मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पर ये ml में है ना, इसको पहले लीटर में चेंज कर लो। तो 672 इंटू 10⁻³ लीटर अपॉन 22.4 लीटर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 224 3 होते हैं ना, 672, राइट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻²। ये तो मोल्स आ गए। ठीक, तो आपके पास मिक्सचर के मोल्स हैं, आपके पास मिक्सचर का मास है, आप मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। कैसे सर? अभी सीखा था, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। इसीलिए उस फॉर्मूले पे मैं जोर दे रहा था, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। तो लगा दीजिए, तो यानी कि 1/3 इंटू 10⁻², यानी कि 100/3, राइट। ठीक है, बट हमसे तो कुछ और पूछा है सर। हमसे तो पूछा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो मैंने कहा बेटा देख, तेरे को नहीं पता ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में ओजोन है कितनी, पहले ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में परसेंटेज ऑफ ओजोन तो निकालो। क्योंकि जैसे ही आपको परसेंटेज ऑफ ओजोन पता चली, तो आपको टोटल वॉल्यूम पता है 672, आपकी परसेंटेज आई लेट सपोज 50, तो आप 672 ml का 50% कर लेना, वो ml आ जाएगा आपका क्या? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का वॉल्यूम, राइट। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए करते हैं। तो ये तो आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिल गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ ओजोन, तो उसके लिए सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ ओजोन निकाल लेते हैं। और वो कैसे निकालेंगे? अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपको किसी एक चीज का परसेंटेज निकालना हो और दूसरा आपको पता हो, तो
एवरेज एटॉमिक मास आपको पता ही है, माइनस, देखो फॉर्मूले में, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2, यानी कि दूसरी चीज का एटॉमिक मास, यानी कि दूसरी चीज क्या है, ऑक्सीजन, तो उसका मास हो जाएगा 32 अपॉन पहले का मास दैट इज 48, ओजोन का -32। सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100/3 -32, तो 3 2 6, 3 3 9, 96, 4/3, और नीचे हो जाएगा आपका 16, और इंटू 100 तो करना ही था फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये बन गया 4/3 इंटू 16 इंटू 100, तो 4 4 जो 16, ये हो गया 25, आंसर आ गया 25/3। बट ये तो क्या है, परसेंटेज ऑफ O3, और परसेंटेज कितने में से लेनी है सर, 672 ml में से, तो मैंने कहा ले लो बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ O3 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O3 हो जाएगा 672 का 25/3, 672 का 25/3, यानी कि इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 3 2 6, और 3 2 6, 3 4 12, 224 इंटू 25, तो 224/25, 5600 ml आ गया, 5600 ml आ गया। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, 672 ml दे रखा था आपको, उसमें आपने ओजोन का वॉल्यूम 5600 ml निकाल दिया, कैसे सर, ये तो गड़बड़ कर दिया आपने कहीं, ये तो मतलब कैसे हो सकता है भाई, कम वॉल्यूम में से ज्यादा वॉल्यूम कैसे निकाल दिया आपने। तो मैंने कहा बेटा, आपने यहां पर जो चीज निकाली थी परसेंटेज ऑफ O3, वो क्या था, 25/3, राइट। तो आपने ये जो परसेंटेज निकाली 25/3, वो किसकी निकाली, O3 की परसेंटेज थी, राइट। और जब भी किसी की परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो, डिवाइडेड बाई 100। तो आप सर ये भूल गए थे कि आपको डिवाइडेड बाई 100 भी करना था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5600/100, दैट इज 56 ml। क्लियर है भाई इतना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी बातें कुछ कुछ इफेक्टिव मोलर मास की। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये पुराना AIPMT का क्वेश्चन है। देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 liter of air containing 21% oxygen by volume under standard condition, is, ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है 0.0093 मोल, 2.10 मोल, ऑप्शन सी 0.186 मोल, और ऑप्शन डी 0.21 मोल। चलिए करिए, वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो आपको दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 liter ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो अच्छा जी, तो 1 लीटर तो आपको एयर का वॉल्यूम दे रखा है, और उसका 21% अगर आप ले लेते हो, राइट, अगर आप उसका 21% ले लेते हो, परसेंटेज का मतलब याद रखना, जैसे आपने इसका जब 25/3% लिया था, तो 25/3/100, किसी का भी जब परसेंटेज लेते हो, जैसे मैंने आपसे कहा 25 का 2% लो, तो आप कहोगे 2/100 कर दो सर, राइट। तो ऐसे ही जब 25/3% लिया इसका, तो 25/3 इंटू 1/100 करना था, और यहाँ पर भी 21% लिया है, तो 21/100 करना होगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.21 लीटर, या
और अच्छे से कहूं तो 210 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, या फिर 210 ml, जो भी आप बोलना चाहो। और आपको पता है एसपीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन का मोलर वॉल्यूम कितना होगा सर? 22400 ml। तो आपको इतना दे रखा है ml और होना इतना चाहिए था, तो क्या आप मोल्स निकाल लोगे? हाँ सर, गिवन वॉल्यूम अपॉन जितना होना चाहिए था उतना वॉल्यूम। इसको जब सॉल्व करोगे 0.0093 आ जाएगा। ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपके साथ खूब खेलेगा, खूब सारा, किसमें? इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से आपको उसको खेलने नहीं देना है, आपको उससे बचना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है डेंसिटी। तो एक डेंसिटी तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, एक और सीखेंगे। तो डेंसिटी दो टाइप की होती है। पहली होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, और एक दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो, अब जैसे लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में डिफाइन करते हैं अलग से, और गैसेस के केस में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, मैं लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए डिफाइन करता हूं। तो पहली तो होगी आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो आप पढ़ते हुए ही आ रहे हो। एब्सोल्यूट डेंसिटी को मैं एडी लिख दे रहा हूं, दैट विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, एक्चुअली वो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है। एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड के केस में इस रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। तो अगर आपके सामने कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी शब्द आ जाए तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, भाई कौन सी ग्रेविटी की बात कर रहा है, फिजिक्स में कैसे पहुंच गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कुछ नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो इस टर्म को याद रखिएगा। ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, काम कहीं नहीं आता, बस चूंकि है सिलेबस में तो बस लिख दिया है। बाकी थोड़ा सा मैं इसका एक दो न्यूमेरिकल्स आपको दिखाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कभी उसको बहुत रेयर ऑफ रेयर टफ क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो मतलब जैसे आपको इजी क्वेश्चन भी देना है लेकिन वो बच्चों को टफ लगना चाहिए, तो फिर कैसे करो? उन टॉपिक्स को टच कर लो जो कहीं नहीं पढ़ाए जाते या बच्चे उन पर फोकस ही नहीं करते। उन पर एक छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन दे दो, बच्चा कूद जाएगा। क्यों? स्पेसिफिक ग्रेविटी पता ही नहीं है क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। किस केस में? लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में केवल। ठीक है, चलिए गैसेस की बात करते हैं। तो फॉर गैसेस, अब गैसेस में क्या होगा? पहली तो वही आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? एडी, ये होती है पीएम अपॉन आरटी। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा जरा देखते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या आपको याद है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसी फॉर्मूले से डेंसिटी का फॉर्मूला आता है पीएम अपॉन आरटी। याद करने की ट्रिक है, डीआरटी इज इक्वल टू पीएम, डर्टी पीएम, डर्टी पीएम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी। पी है प्रेशर, एम है आपका मॉलिक्यूलर मास, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। ये सब हम देख चुके हैं, बस आपको अब ये फॉर्मूला याद रखना है। ये ड्राइव करना भी हम आपको सिखा देंगे गैसियस स्टेट में। ठीक, तो आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालनी है पीएम अपॉन आरटी से। इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है इसका, गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। इसमें जो यूज है वो अगली वाली का है। कौन सा? आरडी का। आरडी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन वेपर्स के केस में या गैसेस के केस में इसको वेपर डेंसिटी भी बोला जाता है। ठीक, अब इसकी करेक्ट डेफिनेशन लिखो वेपर डेंसिटी। ठीक, जो आपको बहुत ही रेयर ऑफ रेयर कहीं मिलेगी, लोग गलत पढ़ाते हैं, इसकी सही डेफिनेशन लिखिए। वेपर डेंसिटी इज द, या वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ गैस
with respect to particular gas at same temperature and pressure। मतलब वेपर डेंसिटी का मतलब है एक गैस की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू दूसरे गैस की डेंसिटी। और डेंसिटी कैसे निकालते हैं सर, अभी तो आपने सिखाया था, पीएम अपॉन आर टी। तो गैस 1 है तो मॉलिक्यूलर मास अलग होगा, और पीएम अपॉन आर टी गैस 2 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास अलग होगा। टेम्परेचर और प्रेशर हमें सेम रखने हैं और आर की वैल्यू तो सेम होती है, तो आर टी से आर टी कैंसिल, पी से पी कैंसिल। वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई सर, पहली गैस का मास अपॉन दूसरी गैस का मोलर मास, बात खत्म। ये मास क्या है, मोलर मासेस हैं ये। मैंने कहा ये सही है यार, डेंसिटी को तुमने मास के टर्म में निकाल दिया। कहते हैं हाँ यही तो जलवा है हमारा। अच्छा, और बाकी जगह क्या लिखा होता है, बाकी जगह दूसरी डेफिनेशन लिखी होती है जो मैं अभी आपको लिखवाता हूँ, बट सही डेफिनेशन क्या है, ये वाली। अच्छा, वो गलत है क्या, नहीं वो गलत नहीं है। उसमें एक चीज होती है जो मान ली जाती है, क्या, अगर आपको किसी गैस की वेपर डेंसिटी दे रखी है और ये नहीं बताया है कि वो किस गैस के रेस्पेक्ट में निकाली है उन्होंने, तो आप बाय डिफॉल्ट मान लोगे कि वो जो दूसरी पर्टिकुलर गैस है जिसके रेस्पेक्ट में ये डेंसिटी निकाली गई है वो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब उस केस में वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज m1 अपॉन 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई गैस ना दे रखी हो तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई सर, अगर मुझे किसी गैस की वेपर डेंसिटी दे रखी है मान लो 40 और मुझसे पूछा है उसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ उस गैस का, तो मैं क्या करूंगा सर, Vd इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। Vd दे रखी है 40 तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 80। मैंने कहा बिल्कुल सही किया आपने, वेरी गुड। यानी कि अगर मुझे किसी गैस की वेपर डेंसिटी पता हो तो मैं उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूंगा हाथ से। मैंने कहा कैसे, इंटू 2 करके। 2 कहां से लाए सर, कुछ दे नहीं रखा था ना तो मैंने मान ली हाइड्रोजन। मैंने कहा शाबाश, ऐसे ही चलते रहो। क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएंगे। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 गैस with respect to methane। Find the relative density of SO3 gas with respect to methane। ये कैसे करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अभी पढ़ा था। रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी गैस की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर गैस, राइट, या फिर वेपर डेंसिटी भी रिलेटिव डेंसिटी को ही बोलते हैं। तो SO3 गैस की निकालनी है, यानी कि SO3 गैस का मास, तो मास ऑफ SO3। लेकिन यहां पर किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वो दे रखा है, तो किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, अगर वो दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, उसी का मास लगाएंगे, यानी कि मास ऑफ CH4। तो SO3 का मास है 80, CH4 का मास है 16, ये हो गया 5 आंसर। सही है, चलिए और देखते हैं। अगर नहीं दे रखा होता, केवल इतना लिखा होता फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 गैस, तो फिर क्या करते, 80 अपॉन 2 सर 40। ठीक है, चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन भी आप बना के ऐसे ही लिख लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। द एटॉमिक मास ऑफ अ मेटल is 27U if its valency is 3, the vapor density of the volatile metal chloride will be option A 66.75, option B 321, option C 267, option D 80.25। देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि थोड़ी सी वो आपसे जनरल नॉलेज मांग रहा है। क्या
सबसे पहले तो उसने दे रखा है एटॉमिक मास मेटल का कितना 27। आपको पता है एक ही मेटल है जिसका एटॉमिक मास 27 होता है, दैट इज एल्यूमिनियम। और आपको ये भी पता है इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसीलिए इस पर 3+ चार्ज आता है, राइट। तो इसका मतलब सही बैठ रही है बात। तो इसका मतलब जो कंपाउंड रहा होगा वो AlCl3 रहा होगा। मेटल क्लोराइड क्या बना होगा, AlCl3। आपसे क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी पूछी है कंपाउंड की। वेपर डेंसिटी क्या होता है सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AlCl3, और कुछ नहीं दे रखा, डिवाइडेड बाई 2, बस हो गया क्वेश्चन। AlCl3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, Al का होता है 27 और 35.5 इंटू 3/2, ये आ जाएगा 133.5/2, दैट इज 66.75। सिंपल, ठीक। अगला करते हैं। अच्छा सर, वेपर डेंसिटी पर भी इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, हमको तो पता ही नहीं था। बेटा कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब करवा दूंगा आपको मैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। चलो एक काम करते हैं, ईएमएम और वेपर डेंसिटी को मिक्स करते हैं। देखो, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 and NH3 gas contains 68% by mass of ammonia. The vapor density of mixture is, ठीक। आपको एक गैसियस मिक्सचर दे रखा है H2 और NH3 का, कह रहा है उसमें NH3 का जो परसेंटेज बाई मास है वो 68 है। इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर आप मान लो कि 100 ग्राम आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा हो आप 100 ग्राम से शुरू कर लेना। 100 ग्राम मिक्सचर है, इसका मतलब इसमें 68 ग्राम अमोनिया रहा होगा और बाकी का बचा हुआ क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। तो दैट इज 32 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको अगर दोनों के मास पता है, दोनों के मोल्स निकाल सकते हो, 68/17 दैट इज 4, और इधर 32/16, सॉरी 32/2 दैट इज 16, ठीक। तो आपको दोनों के मोल्स पता लग गए, हाँ सर। तो क्या आप एम एवरेज निकाल सकते हो, ईएमएम टोटल मास कितना है सर, आपने 100 माना तो अभी, और टोटल मोल्स कितने हैं सर, 4 + 16, तो ये कितना हो गया 100/20, सर 5 आ गया। पर सर ये तो एम आया, आपसे क्वेश्चन में वीडी पूछा था, और अभी आपने तो सिखाया था वीडी इज इक्वल टू 5/2, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, आंसर आ गया 2.5। तो ऐसे करके वो ईएमएम और वीडी को मिक्स भी कर सकता है। एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, मन नहीं भर रहा, क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं बट एक और करके फिर आज की कथा को विश्राम देंगे। द डेंसिटी ऑफ एयर एट STP is 0.0013 gram per ml. Its vapor density is option A 0.015, option B 1.5, option C 15, option D data is insufficient. बीडी निकालने के लिए डेटा ही नहीं दे रखा, वो चौथा ऑप्शन ऐसा कह रहा है। तो वीडियो को पॉज करें, सोचें क्या आंसर हो सकता है इसका। तो देखिए, आपको एयर की डेंसिटी दे रखी है एसटीपी पर, राइट, ठीक है। तो अभी मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, आपसे पहले तो क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी पूछी है, ठीक है। एसटीपी पर आपको टेम्परेचर पता है कितना होता है सर, 273 केल्विन होता है, आपने सिखाया था। प्रेशर कितना होता है सर, 1 बार होता है, कैसी बात कर रहे हो। तो आर की वैल्यू कौन सी लगाएंगे सर, 0.083 लगाएंगे लीटर बार पर मोल पर केल्विन। मैंने कहा अभी मैंने आपको DRT इज इक्वल टू PM सिखाया था, आपने कहा बिल्कुल। आपको D पता है, R पता है, T पता है, P पता है, M निकाल लोगे, आपने कहा बिल्कुल सर। कैसे निकालेंगे सर, M इज इक्वल टू DRT/P। ठीक, कैसे निकालोगे, आपने कहा सर देखो D कितना दे रखा है, 0.0
0.013। आर कितना है 0.083। टी कितना है 273। और सॉरी यहाँ पे पी है ना, और ये पी कितना है 1 बार। सर अगर आपको याद हो तो ये जो वैल्यू आती थी ना वो कितनी आती थी आपको याद है? वो 22.4 लीटर आती थी। हमने निकाला तो था एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम, ये वही तो है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो इसका मतलब आप इसकी जगह 22.4 डायरेक्ट रखिए, पर ये तो ml में है तो इसको भी ml में रख लो। तो 0.0013 इंटू 22400 ml, राइट। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, 224 और 13, 2912, राइट। अगर मैंने सही किया है तो हाँ 2912, ठीक है। तो इसका मतलब, और 4 के बाद पॉइंट है, 2 जीरो है, यानी कि 29.12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 29.12। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? सर ये तो आ गया मेरे पास मेरा मॉलिक्यूलर मास, लेकिन मुझसे पूछी थी वेपर डेंसिटी। वो क्या होता है सर? 29.12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 14.56 लगभग। तो 14.56 नियरली अबाउट 15 के बराबर है। तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, तो ये भी खत्म हुई आपकी वेपर डेंसिटी। तो अब आपके सारे लेक्चर यूट्यूब पर डले हुए हैं, मोल कंसेप्ट पार्ट 1 के भी और कंसंट्रेशन टर्म्स के भी। जाइए देखिए, पूरा मोल कंप्लीट जितना जेई में था मैंने सारा यूट्यूब पर डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा चेक कर लीजिए, देख लीजिए और मजे करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।